हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप बार बार कह रहे थे कि अदनान भाई हमें फिजिक्स का बताइए, फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास टाइम कम रह गया है, ठीक है। आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी। सो इसीलिए मैंने आज ये बात की है फिजिक्स की। और ये आज हम अब जानते हैं हमारे पास कि कितना टाइम बचा रखा है। अगर ऐसे देखो तो कितना टाइम है भाई? भाई 20 हो गई आज। अब 20 के बाद नान भाई चाहे जितना पढ़ लें, 27 तक तो पढ़ने से रहे, ठीक है। अगर आप जाएँगे, 27 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 27 को आपका एग्ज़ाम है, तो आप 26 तक ही पढ़ सकते हैं। वो भी 26 को भी अगर आप पढ़ने जाएँगे तो आप बिला वजह स्ट्रेस बना लेंगे अपने ऊपर। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 25 तक ही जितना पढ़ पाएँ, जितनी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ उतना ही करें। 26 को थोड़ा-सा बस हल्का-हल्का, मतलब कि इंडो इस्लामिक हो गया, वो ऐसी चीज़ हो गई जो आप पे प्रेशर क्रिएट ना करे, वो आपको करनी होगी 26 को, ठीक है। और अगर आपका सेंटर दूर है, जैसे अलीगढ़ है या लखनऊ है, दूर-दूर है, तो आपको वहाँ पे भी ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपके पास टाइम जाएगा। सो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो 5 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इसमें मेरे पास भी टाइम कम है। हम इसमें मेनली फोकस करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। जो ये 2022 का मैं क्वेश्चन पेपर ले आया हूँ, ये 2023 का है, सॉरी, ये 2023 का है क्वेश्चन पेपर मेरे पास, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2023 के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन, 2024 के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन, और उसके साथ जामिया के इस साल के और लास्ट ईयर के फिजिक्स के क्वेश्चन, ताकि आपको फिजिक्स में एक आइडिया हो जाए कि हमको खासकर जो क्लास 9th वाला पोर्शन है, जो मेरे डाउट आए थे मेरे पास, उसमें यही था ज़्यादातर कि अदनान भाई हमने क्लास 10th अभी पास आउट किया है, तो क्लास 10th के तो डाउट नहीं अपने पास उसमें, लेकिन हाँ क्लास 9th वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए कुछ कीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यही, हम शुरुआत कर रहे हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, आपको दिख रहा होगा। और आपको पता है कि बोर्ड पे हम नहीं बना पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे, बिकॉज जो हमारे कैमरामैन साहब थे, मोदी साहब, उनकी तबीयत थोड़ा डाउन हो गई और वो उन्हें घर जाना पड़ा। तो अब क्या फिलहाल उस पर वीडियो नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं आपको इसी पे ही पेन टैप से ही मैं बता दूं, बिकॉज टाइम हमारे पास है नहीं उतना, ठीक है। तो आई थिंक आप भी कॉपरेट करेंगे और आपको भी समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। हुँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रैवल्स सम डिस्टेंस विथ, वेट अ मिनट, इट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि इफ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन ट्रैवल्स, यहाँ पर देखो ए ट्रेन ट्रैवल्स सम डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस, एक ट्रेन है, जो हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर आवर, द एवरेज स्पीड। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दीजिए, एवरेज स्पीड का क्या होता है। पढ़ के आए होगे एवरेज स्पीड का। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की या एवरेज वेलोसिटी की, तो उसमें होता है आपके पास वही टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर स्पीड की बात की है तो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। और अगर यहाँ पर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी, अगर होती वेलोसिटी, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस के बजाय यहाँ पर आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, डिवाइड बाई टोटल टाइम, वेट अ मिनट, दिस इज टोटल टाइम, ठीक है। तो ये होता है अपने पास, ठीक है अदनान भाई, दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे कौन सा लगाओगे। यहाँ पे आपको उससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। कैसे निकालते हैं वो देखो, दोनों कंडीशन आप कैसे लगाओगे। अगर वो दोनों कंडीशन को समझ गए तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर, वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम बात करते हैं पहले वो दोनों, और दोनों जो हमारे पास कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले ये देखो, अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन वाला कब आता है, अर्थमेटिक मीन वाला, अर्थमेटिक मीन वाला कब लगाएंगे अदनान भाई। अर्थमेटिक मीन वाला पता है कब लगाओगे, जब हमारे पास क्या हो जाए, जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है, आपको वी एवरेज पता है कि वी एवरेज हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता है, पहला क्या हो जाए, कंडीशन लो। अर्थमेटिक मीन वाला क्या है, कंडीशन क्या है इसकी, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फॉर, यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है इन सबको, मूव्स फॉर इक्वल टाइम, मूव्स फॉर इक्वल टाइम, ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए, लिखना जरूरी है ना, वरना मैं तो बोल दूंगा लेकिन लिखना जरूरी है आपके लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फॉर इक्वल टाइम, मतलब पता है, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम कवर करे, मतलब ऐसा हो कि भाई 5 मिनट में इतनी डिस्टेंस, फिर अगले 5 मिनट में इतनी, फिर अगले 5 मिनट में इतनी, इक्वल टाइम अगर लग रहा है, तब इसमें क्या लगाओगे, तब लगाओगे ये वाला, कौन सा, मतलब अगर कह दिया मुझसे, तो वी एवरेज बराबर हो जाएगा अपने पास V1 प्लस का V2 बाई 2।
आपको सिंपल पता है अदनान भाई, मीन ऐसे ही निकालते हैं किसी भी 2 नंबर का, 3 नंबर का, v1 प्लस v2/3। लेकिन दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास हार्मोनिक मीन वाला, और ये इंपॉर्टेंट है। ये कब लगाते हैं अदनान भाई? ये तब लगाते हैं ना, कब लगाते हैं, जब व्हेन ऑब्जेक्ट सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट, हाँ देखो यहाँ से, ऑब्जेक्ट कवर व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो? जब समान दूरी तय करेगा, जब जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगी। इक्वल डिस्टेंस के लिए हम कौन सा लगाएंगे? वी एवरेज जब हमें निकालना होगा, चाहे वो एवरेज स्पीड कह दे, एवरेज वेलोसिटी कह दे, तो लगाओगे तुम 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये याद रख लो भाई, इससे ज़्यादा शॉर्ट फार्मूला मैं नहीं दे सकता आपको। बस सिंपल जो आपको वेलोसिटी दे रखी है वो उठा के यहाँ पे रखना है। पहला फार्मूला नोट करो, नोट बनाओ। कैसे नोट बनाओ? अब बनाओ फार्मूले की नोट। एक कॉपी लो, उसमें पूरी कहानी नहीं, ये जो मैंने दोनों चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इनके नोट्स आप बनाइए कि अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, हार्मोनिक मीन में क्या होता है। अर्थमेटिक मीन में जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, सेम इक्वल टाइम रहेगा तो ये वाला लगाओगे, अगर इक्वल डिस्टेंस रहेगा तो ये वाला। ठीक है, ठीक है अदनान भाई, तो हम इतना समझ गए। आपने 2 चीज़ हमें बताई। एक बताई कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, समझो उसने ए से बी और बी से सी डिस्टेंस ट्रैवल की, और जो इसका डिस्टेंस है या कह लो डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल है वो सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ वाला सेम है, तो हम लोग क्या लगा देंगे अदनान भाई? हम लगा देंगे यहाँ पर वी एवरेज के लिए, लगा देंगे अगर v1 प्लस v2। कब लगाओगे? ये लगाओगे अर्थमेटिक के लिए। यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला बताया? ये वाला बताया। देखो रुको, यहाँ पे बताया मैंने, अदनान भाई आपने बताया 2v1, कौन सा बताया? 2v1 v2, यहाँ पे लगाना होगा आपको 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस का v2। ठीक है, अब ये याद रख लो, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या लगाओगे? ए ट्रेन ट्रैवल सम डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 30 किलो एंड रिटर्न्स। अब देखो जहाँ पे भी रिटर्न्स आ जाए, इसने ये नहीं कहा कि सेम कवर कर रही है। अब ये मुझे बताओ कि ट्रेन जा रही है इतने की स्पीड से और आने वापस भी आ रही है, इसका मतलब वो डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रही है भाई। जहाँ से गई है वापस लौट आई है, तो रिटर्न्स जहाँ पे आ जाए इसका मतलब सेम डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट इंटरवल होगा ये सेम डिस्टेंस उसने कवर किया है। यहाँ पे क्या किया? v1 कितना है भाई? यहाँ पे अदनान भाई लगा देंगे हम सिंपल 2। v1 कितना है? v1 है यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो ये भी चीज़ देखा करना, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे में भी किलोमीटर पर आवर है। अगर मीटर पर सेकंड में होता तो उसको चेंज किया जाता है, आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद। चलो यहाँ देखो 2 × 30, पहला v2 कितना है? v2 है 45, ठीक है, डिवाइड बाई v1 प्लस v2 यानी कि 30 प्लस 45। चलो भाई बताओ कितना हो गई? अब 30 × 45 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 इंटू कर दो भाई, 45 दूना होता है 90, और कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 तियाँ 15 के 5 आता है। एक कैलकुलेशन तो आप इतना कर सकते हो, 4 तियाँ 12 1 13। अगर थोड़ा मुझसे बहुत मुझसे हो जाए गलती तो आप उसे खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 और 7, क्या मैंने सही किया मल्टीप्लाई? देख लो इसको, 3 5 15 के 5 आता है 1, 3 चौक 12 1 13, हाँ बिल्कुल सही है। चलो अब इसको देखो क्या करो, कैंसल आउट करोगे। जैसे ही कैंसल आउट करोगे सब काटने पीटने पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास आ जाएगा ये वाला, कौन सा? 36 आंसर आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करके देख लेना, ठीक है, करके इसको देख लेना। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। चलो भाई अगला चलें, नेक्स्ट पे चलें। अगला देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये वाला जो मैंने बताया, इसमें मैंने सिंपल बात यही कही है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम हो जाए तो उसमें हम क्या लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। लेकिन वो वाला कब लगाओगे अदनान भाई? ये वाला भी ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था? तो मैं यही बता रहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पर कौन सा, अदनान भाई आपने बताया वी एवरेज भी लगाते हैं। वी एवरेज कब लगाते हैं? हाँ, वी एवरेज लगाते हैं हम तब। वी एवरेज हम कब लगाएंगे? वी एवरेज तब लगाएंगे जब हमारे पास क्या हो? टाइम सेम दे रखा हो, यानी कि दे रखा हो कि भाई 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक चल रही है 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में भी वो उतना चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर की, अगले 5 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम सेम कर दिया, जैसे ही टाइम सेम कर दिया तो हम क्या लगाएंगे? वी एवरेज जब निकालने जाओगे तो लगा दोगे अदनान भाई 2 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6/2 यानी कि 3 मीटर 3 किलोमीटर पर आवर, 3 मीटर पर सेकंड, जैसा भी आप करो, जो भी आपको यहाँ पर यूनिट दे रखी होगी वहाँ से आप लगा दोगे, ठीक है। चलें आगे, अगला देखें हम। ठीक है, ठीक है, चलो 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 आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला देखो यहाँ पर, अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला कह रहा है, ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अदनान भाई कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहा है हमसे, पूछ रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो क्या होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है कि नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर करता है ऑब्जेक्ट वो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड। तो इस केस में हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। तो जब भी हम ज़्यादा वाले को कम से डिवाइड देते हैं ना, तो क्या होगा उस केस में हमारे पास जो होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन आएगा। इक्वल टू वन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक केस ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, तो उसके लिए इक्वल टू वन हमें लगाना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो टू द डिस्टेंस और डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। और यहाँ क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है। अब एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है अदन भाई कि अगर हमसे कह दिए कि डिस्प्लेसमेंट, इस बार कह दे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो अब क्या हो गया, अब जो ऊपर वाला मतलब जो ऊपर है वो छोटा हो गया और नीचे वाला बड़ा हो गया। तो इस केस में ये जो हो जाएगा ये एक से छोटा या बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है वो एक से बड़ा होगा। लेकिन इस केस में जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछ ले और बदल दे इनको, तो क्या होगा, वो एक से छोटा हो जाता है या बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म, इसमें नहीं हो सकती कुछ वो, यानी कि आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, या तो ये डायरेक्ट वैल्यू वैल्यू दे देगा या तो ये पूछ लेगा। ठीक है, क्लियर। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पूछे तो आपको पता है सिंपल है ये, क्या है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट से। ये यहाँ से हमें दो चीज़ तीन चीज़ हमें पता चलती है जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वेट ए मिनट, इसको इरेज करते हैं पहले। और क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो तब तक। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर दी टू स्फेरिकल बॉडीज, इफ ऑब्जेक्ट ए, क्या कह रहा है, इफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस लार्जर देन ऑब्जेक्ट ए बट देयर डेंसिटीज आर सेम, द रेशियो ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में देखो पहले चाहिए क्या होता है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा रहे उसमें देखो हमसे मार्क क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ फोर्स। हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ फोर्स पूछ रहा है भाई साहब। अब हमें फोर्स के लिए फार्मूला पता है सिंपल, और यहाँ पर डेंसिटीज मास की बात कर रहा है, इसका मतलब हम कौन सा लगा सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ क्या होता है, न्यूटन, एफ इज इक्वल टू एम में। ये हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इतनी मुझे जानकारी मिल गई इतना भाई, बिकॉज फोर्स की बात ये कर रहा है यहाँ पर। और क्या क्या कह रहा है, टू स्फेरिकल बॉडीज है यहाँ पर। ठीक है, सो टू स्फेरिकल बॉडीज के लिए आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, जो आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ये। तो इस वजह से वॉल्यूम जो होगा वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिकॉज बाकी सारे तो कांस्टेंट होते हैं हमारे। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो वी ए के लिए जब मैं निकालने जाऊंगा, वी ए यानी कि पहली बॉडी के लिए, तो वी ए क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल आर क्यूब आ जाएगा, बिकॉज पहली बॉडी में तो आर ही है, लेकिन दूसरी बॉडी उसकी ट्वाइस हो जाती है, मतलब आर क्या हो गया, 2r हो गया। सो वी बी कितना हो जाएगा, 2r का होल क्यूब। सो वी बी आ जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2r का होल क्यूब, यानी कि 2 2 4 2 8, 8r क्यूब आ गया। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, अब हमें क्या चीज़, तीसरी चीज़ पता होनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ कह रहा है कि इनकी जो डेंसिटीज है ना वो सेम है। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर हमारे पास, ये नोट करके लिख लो, अगर डेंसिटी सेम है, क्या है, डेंसिटीज इफ डेंसिटीज इज सेम आर सेम, डेंसिटीज आर सेम, देन तो फिर क्या हो जाता है हमारे पास, तो फिर ये देख लो, अगर डेंसिटीज सेम है तो जो वॉल्यूम होती है ना, तो हमारे पास जो मास होता है ना, मास, देखो अगर हमारे पास जो इफ डेंसिटीज आर सेम, देन हमारे पास क्या होता है, मास मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दिस इज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास वॉल्यूम के, क्या होता है, वॉल्यूम के। और वॉल्यूम जो होता है यहाँ से हम क्या लिखते हैं, जो फोर्स हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ये कैसे मैंने लिख दिया अदनान भाई, ये वाली लाइन लिख दी मैंने, एफ इक्वल टू एम में से, बिकॉज हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ में ये कह रहा है कि फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब हमारे पास डेंसिटी सेम होगी। तो ये चार चीज अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन फटाक से कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। अब मास कितना है भाई, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका है आर क्यूब, इसका वॉल्यूम देखो, मास एंड वॉल्यूम का रेशियो ले लो यहाँ से, और फोर्स एंड मास का रेशियो मिल जाएगा। इसका देखो वी ए बाई, हमसे कह रहा है क्या बताना है, हमें सिंपल बताना है, रेशियो बताना है। क्या बताना है हमें, सिंपल रेशियो बताना है वी बी बाई वी ए का। सो वी बी हमारे पास कितना है, 8 है, और वी ए कितना है, वी ए है 1 है। अब हमें पता है कि इसका रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो 8/1 आ गया। अब हमें पता है कि जो मास और वॉल्यूम का रेशियो है वही हमारे पास फोर्स का भी रेशियो है। सो इट इज एफ बी डिवाइड बाई एफ ए। और हमसे यही पूछ रहा था कि दोनों के फोर्स का रेशियो बताओ, तो हमने सिंपल बता दिया, कितना आ गया, 8:1 आ गया। कितना आ गया, 8:1। इसका मतलब देखो डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, दिक्कत नहीं है कोई इसमें। हमने सिंपल चीज़ अंदर पे यही सीखी कि जब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के,
ये हमें पता है स्फेरिकल केस में। और दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी थी, हमें यहाँ दे रखी थी कि डेंसिटी सेम है। अब जब भी डेंसिटी सेम होगी तो आपको पता है कि हमें पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, डेंसिटी रो इक्वल टू एम वी होता है ना। और यहाँ पर सॉरी, रो इक्वल टू एम वी नहीं, रो इक्वल टू एम बाई वी होता है। इसको मुझे करेक्ट करने दो। क्या होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास रेशियो हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं भाई, हमारे पास मास का फार्मूला होता है ना, क्या होता है भाई, मास ओवर मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और यहाँ पे डेंसिटी सेम है, जब डेंसिटी सेम है तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। जब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए तो हमें पता है सेकंड लॉ से कि हमारे पास जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8:1 का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो बताइएगा, हम देखेंगे और तरह के क्वेश्चन। ठीक है, और आसान माने क्वेश्चन में करूंगा। ये मेरे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई है, चाहे ये वाले क्वेश्चन में, चाहे पिछले पहले वाले क्वेश्चन में, कि जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो या जब टाइम सेम हो, इंटरवल सेम हो, तो कौन सा फार्मूला आप लगाते हो। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।